कहता है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। भाई 10 से 12 दिन हमसे प्रेम कर लीजिए, आपके चारों पेपर का, 4 पेपर समझ रहे भाई, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, हमसे जितना मदद हो सकता है कर सकते हैं। मैं फिर उसी बात को रिपीट करूंगा, गुनगुनाते हुए थोड़ा सा इस वीडियो को कान में लगाइए और सुनिए। मैं एक चीज को बार बार बोलूंगा जो सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। मुझे विश्वास है पार्ट 1 पार्ट 2 के कंपेयर में आपका पार्ट 3 का नंबर 100 नहीं 110% बढ़ जाएगा। भाई मेरे, इस बात का हम विश्वास आपको दिलाते हैं, चैलेंज नहीं करते हैं, विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि मेहनत तो आप ही करेंगे मेरे भाई। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए ना, जब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं था, वो जब आया तो किसी ने उसका ट्यूशन नहीं पढ़ा मेरे भाई, टिपटिपाते सब कुछ सीख गया। उसी तरह से थोड़ा सा मेरा लेक्चर सुनिए, आप टिपटिपाइए, थोड़ा सा वीडियो को आगे पीछे करके देखिए और देखिए आपसे आंसर अपने आप लिखा हुआ हो जाएगा। तो चलिए एक नया वीडियो फिर आज हम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, जो पेपर 5 है, उससे लेके आए सेबी से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं कार्य। मैं एक आपको जानकारी दे दूं, 3 क्वेश्चंस मैंने उस दिन रिपीट किया था। अगर आप ये मेरा फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट का वीडियो देख रहे हो तो इसके बारे में भी मैंने 3-4 लेक्चर तैयार किया, जैसे इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, वित्तीय प्रबंध क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा है स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वो 3-3 क्वेश्चन हमने पढ़ाया है। ये क्वेश्चन है सेबी, गौर से सुन लीजिए मेरे भाई, प्राथमिक बाजार गौण बाजार, यानी प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, एक क्वेश्चन, दूसरा स्टॉक एक्सचेंज और तीसरा सेबी। ये 3 क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो एक आएगा ही आएगा। अगर किन्हीं को लग रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज हम नहीं पढ़े हैं तो मैंने पिछला बार वीडियो देख लीजिए इन्वेस्टमेंट फाइनेंसमेंट का, तो सेबी आपको और आसान लगेगा। सेबी को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, हर आदमी के ऊपर कोई ना कोई गाइड करने वाला होता है। हमारे ऊपर मेरी मिसेज है ना, वो गाइड करते रहती है, जी कहाँ है, टाइम हो गया खाना खाने के लिए आइए। हकीकत तो जीवन में कंट्रोल होता है। एक छोटा बच्चा उसके अपने मम्मी पापा से डरता है, उसी तरह से अफसर के ऊपर अफसर, अफसर के ऊपर अफसर, अफसर मतलब यहां पोस्ट से है, कनेगा तो इस पदाधिकारी के ऊपर उस पदाधिकारी का डर, उसके ऊपर उस पदाधिकारी का डर, वो बना रहता तो ही चेंज चलता है मेरे भाई। ठीक उसी प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज पे थोड़ा सा हम ले चलते हैं आपको। स्टॉक एक्सचेंज में आपने पढ़ा कि ऐसा हाट या बाजार जिसमें प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय क्या होता है, दैट मीन शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड का जहां खरीदते और बेचते हैं, उसको तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कहते हैं। तो एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पर नियंत्रण रखने के लिए मेरे भाई, गौर से समझिए, परिभाषा एक लाइन में क्लियर हो गया। स्टॉक एक्सचेंज का वीडियो देख लीजिए, स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं, तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पर नियंत्रण रखने के लिए, उस पर कंट्रोलिंग बनाने के लिए सेबी की स्थापना की गई है। तो आज का यह हमारा क्वेश्चन है कि सेबी से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं कार्य। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर क्या, मूल बात तो हो ही गया कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पर नियंत्रण रखना। थोड़ा सा उसको आप डिस्क्राइब कर देते हैं, 1 से 2 पन्ना में आपका 20 नंबर का क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आंसर की ओर। ये रहा सेबी। देखा जाए सेबी से आप क्या समझते हैं, उसके उद्देश्य एवं कार्य का वर्णन करें। स्क्रीन पे कुछ आंसर दिख रहा होगा, पूरे आंसर का मूल भाव इतना ही है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पर नियंत्रण रखना, वो दाया बाया ना करे, उसके लिए सेबी की स्थापना की गई। थोड़ा सा पढ़ के सुनाते हैं। शेयर बाजार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कहता है बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमी, वो देश की अर्थव्यवस्था का आधार होता है। इसके माध्यम से प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं।
प्रतिभूति मतलब याद रखिए शेयर डिवेंचर बॉन्ड, शेयर डिवेंचर बॉन्ड, शेयर डिवेंचर बॉन्ड, 2 बार 3 बार रिपीट कीजिए। शेयर डिवेंचर बॉन्ड दैट मींस प्रतिभूति यानी सिक्योरिटीज। देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए शेयर बाजार की क्रियाओं को नियंत्रित किया जाना अति आवश्यक था कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से कोई गड़बड़ी ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूंजी निर्गमन अधिनियम 1747 लागू किया गया, लेकिन यह अधिनियम शेयर बाजार पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर पाया, वो ज्यादा उस पर कंट्रोल नहीं कर सका। तब जाके 1992 ईस्वी में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट मींस सेबी की स्थापना की गई। कब? 1992 में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। इसके बाद थोड़ा सा अपने मन से आपको लिखना है, जिसको मैंने जान के नहीं लिखा है, क्योंकि इतना मेहनत हम करेंगे तो 2 लाइन भाई मेहनत आप भी कीजिए। शेयर बाजार पर नियंत्रण रखना, बस 1 लाइन में, दैट्स नेम सेबी। जो शेयर बाजार के लिए नियम कानून बनाता हो, शेयर बाजार को अपने देखरेख में रखता हो, शेयर बाजार अनबैलेंस नहीं हो, इसके लिए जो संगठन बना उसी का नाम सेबी है। समझ रहे हैं प्यारी? नींद तो नहीं आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए। निशा समझ रहे हैं? गुड। तो सेबी के बारे में समझ गए। अब सेबी के उद्देश्य को देखिए, क्योंकि कार्य पूछता है तो हमने सिर्फ उद्देश्य का पॉइंट लिखा है। इस पॉइंट को सिर्फ सुन लीजिए ना भाई, 5-5, 10-10 लाइन आप लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, शेयर बाजार का नियमन, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कॉमन सेंस का बात है, सेबी बना ही है स्टॉक एक्सचेंज पर नियंत्रण रखने के लिए। तो शेयर बाजार क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, किस तरह के मैनेजमेंट पे वो चलेगा, पहला काम उसका वही है इसका उद्देश्य में। निवेशकों की सुरक्षा, निवेशकों की सुरक्षा, कॉमन प्रोटेक्शन टू इन्वेस्टर। कहने का मतलब जो इन्वेस्टर होते हैं, बार बार मैं कह रहा हूं, इन्वेस्टर पैसा कहां लगाएगा? शेयर बाजार में। शेयर बाजार उसको फिर जहां उसकी जरूरत होती है, पैसे का 2 साइड होता है मेरे भाई, बीच में थोड़ा सा 30 सेकंड के लिए ट्रैक को बदल रहे हैं। एक होता है डिमांड साइड, एक होता है सप्लाई साइड। डिमांड साइड वाले को पैसे चाहिए, डिमांड साइड वाले को, सप्लाई साइड वाले का काम है पैसा पहुंचाना। इस बीच का जो काम होता है दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट, ये ना होता है। गौर समझिए, डिमांड साइड मुझे पैसे की जरूरत है, सप्लाई साइड जिसके पास पैसा है, बीच का जो बाजार दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। और उस फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज पर नियंत्रण सेबी। तो ये निवेशकों की सुरक्षा पर ध्यान देता है। आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना, चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग। यानी आंतरिक ट्रेडिंग क्या होता है मेरे भाई? जिससे अक्सर पहले क्या होता था, जो शेयर ब्रोकर्स होते थे या जो कंपनी के चलाने वाले दलाल होते थे या जो स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले कर्मचारी होते थे, अक्सर आंतरिक ट्रेडिंग कर लेते थे। देख रहे थे कंपनी की अच्छी स्थिति है, उस शेयर को अपने रिलेटिव या अपने लोगों को खरीदा देते थे, खुद खरीद लेते थे। अब बाकी लग रहा था कि कंपनी घाटा में है या कुछ भी है, उसको मार्केट में छोड़ देते थे। ये तो गलत है ना, आंतरिक ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए मेरे भाई। उसको ये रोक लगाती कि नहीं, कॉमनली शेयर जारी कीजिए ताकि हर आदमी का उस कंपनी में विश्वास हो सके। और दलालों पर नियंत्रण, कंट्रोल आवर्स ब्रोकर्स। शेयर ब्रोकर्स के बारे में आपको जानकारी दे दें कि चूंकि अभी आप शेयर खरीदते, डिबेंचर खरीदते, अब दुनिया फास्ट हो गया तो लोग ऑनलाइन खुद खरीदने लगे हैं। लेकिन अभी तक, कुछ दिन पहले तक लोग ब्रोकर के ही माध्यम से शेयर और डिबेंचर को खरीदते थे। तो ब्रोकर्स पर भी नियंत्रण होना बहुत जरूरी था। वही लिखा, हमने लिखा दलालों पर नियंत्रण। आगे बढ़ा जाए, निशा परमिशन है? चलिए, तो पहला पॉइंट हमने लिखा है संरचनात्मक कार्य, प्रोटेक्टिव फंक्शन। संरचनात्मक कार्य का मतलब है, उसमें मैंने पहला पॉइंट है संरचनात्मक कार्य में पहला पॉइंट है प्रतिभूतियों बाजार से संबंधित अनुचित व्यवहारों को रोकना। कितना खूबसूरत पॉइंट है। प्रतिभूति बाजार, जहां पर शेयर डिवेंचर बॉन्ड को खरीदते बेचते हैं, उससे संबंधित अनुचित व्यवहार। ऐसा नहीं हो कि पैसा जमा किए आज, पैसा कटा 5 दिन के बाद, एजेंट को दिए आज, रसीद दिया 2 महीने के बाद, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए मेरे भाई। उस पर यह कंट्रोल करती है। दूसरा, प्रतिभूतियों के आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना। जस्ट पीछे भी समझाया कि आंतरिक ट्रेडिंग का मतलब, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप अपने लोगों को या उससे जुड़े बातों को आप नहीं बता सकते हैं, उस पर यह रोक लगाती है।
निवेशकों को प्रतिभूतियों व्यवहार संबंधी शिक्षा प्रदान करना। जिस तरह मेरे भाई आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का बहुत सारा ऐप्स होता है, बहुत सारा ऐप्स है, ठीक उसी प्रकार से शेयर मार्केट में पैसा लगाने का भी बहुत सारा ऐप्स है। आप एक आध डाउनलोड करके देख लेना मेरे भाई, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इससे भी आपको ट्यूशन भी देती है। आप एक बार उसके साइट पर तो ईमेल मार के देखिए, आपको एकदम गाइडलाइन का आंसर आपके मोबाइल पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके वो का जीमेल पे अपने आप आ जाएगा। वो बीच बीच में एजुकेशन भी देती है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। प्रतिभूतियों बाजार संबंधित आचार संहिता लागू करना, कोड ऑफ कंडक्ट। जहां रूल रेगुलेशन नहीं है मेरे भाई, उस जगह का कल्याण नहीं हो सकता है। तो पहले ही बताया कि यह स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पर नियंत्रण रखता है ना, तो प्रतिभूतियों बाजार संबंधित जो भी नियम कानून होते हैं इसके ही देखरेख में होते हैं। आगे बढ़े। प्यारी सो रही है, थोड़ा देर जग जाओ प्यारी, रात हो गया हम जानते हैं, लेकिन क्या करेंगे, तो आप लोग का एग्जाम है। चलिए प्यारी को नींद तोड़ा जाए, प्यारी के लिए चाय मंगाया जाए। देखिए, संचालन संबंधी कार्य, रेगुलेटरी फंक्शन, इसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है कि शेयर बाजार में किए जाने वाले व्यवसाय का संचालन। सिंपल बात है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैसे चलेगा उसके लिए रूल रेगुलेशन। ब्रोकर, उपब्रोकर, हस्तांतरण एजेंट, मर्चेंट, अभिगोपन आदि का रजिस्ट्रेशन करवाना। बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन से कोई भी व्यक्ति आपको सलाह नहीं दे सकता इन्वेस्टमेंट का। अगर कोई सलाह दे रहा है तो अनपढ़ गवार है, कहीं का दे सकता है, वो एक रजिस्टर्ड आदमी होनी चाहिए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रजिस्ट्रेशन एवं संचालन करना, यानी किसका रेटिंग क्या है नहीं है उसकी भी जानकारी देना। वेंचर कैपिटल फंड रजिस्ट्रेशन एवं संचालन करना। सामूहिक विनियोग स्कीम जैसे म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन एवं संचालन करना। आजकल देखते हैं टीवी में बहुत सारा हुआ, म्यूचुअल फंड सही है, 500 जमा कीजिए, 1000 दीजिए, SIP शुरू कीजिए, सब सेबी का ही गाइडलाइन है। जिस तरह मोबाइल में अपडेशन होते रहते हैं मेरे भाई, पढ़ाई में अपडेशन हुआ है, ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड से डिजिटल बोर्ड, उसी तरह शेयर मार्केट में भी अपडेशन होते रहते हैं। वो करता कौन है? तो सेबी। ये हो गया आपको संचालनात्मक कार्य। अब आ जाइए विकास संबंधी कार्य, डेवलपमेंट फंक्शन, जो उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। तो क्या क्या डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है मध्यस्थों को प्रशिक्षण देना। मध्यस्थ मतलब वही ब्रोकर। हमने क्या बोला कि एक पैसा लगाता है, कोई पैसा लगवा देता है, तो जो पैसा लगवाता है वो ब्रोकर है। भैया यहां पैसा लगाइए, वहां पैसा, उसको भी ये ट्रेनिंग देता है भाई। स्वतः संचालित संगठनों को प्रोत्साहित करना। बहुत ऐसे संगठन हैं जो इन्वेस्टर को गाइड करते हैं कि भैया आप खुद पैसा लगाइए, उसको भी ये मोटिवेट करता है। शोध कार्य करना, बताता है कि इस जगह ये पैसा लगा तो इतना बढ़ गया, इतना डूब गया। और पूंजी बाजार के सभी पक्षकारों को सुविधा, विभिन्न सूचनाओं को प्रकाशित करना। क्या डिमांड पक्ष को जरूरत है, क्या सप्लाई पक्ष को जरूरत है, उस सब के बात को बारीकी से उसका सर्वे करके उसका नोटिस निकालना, उसकी जानकारी देना। बस मेरे भाई खत्म। हमने इसका आंसर सिर्फ पॉइंट में इसलिए तैयार किया है कि पॉइंट अगर इतना लिख देते हैं तो आप देखिए, पॉइंट भी अगर आप लिख देते हैं तो ये 2 पन्ने का आंसर है। उसी में से जो जो पॉइंट आपको हल्का लगे उसको 2 से 4 लाइन में लिखा जा सकता है। तो चलिए, हमने आपको स्टॉक एक्सचेंज का भी वीडियो दिया है मेरे भाई, और आज हमने सेबी दिया, और अगला वीडियो में कोशिश करूंगा प्राथमिक और गौण बाजार में बना दूं। तो ये 3 पढ़ लेंगे तो 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात करते हैं, अगर हम जोखिम से जुड़ा हुआ 3 क्वेश्चन पढ़ लें, जोखिम से जुड़ा हुआ 3 क्वेश्चन पढ़ ले कि जोखिम क्या है, जोखिम के प्रकार, डिफरेंट ऑफ सिस्टेमैटिक और अनसिस्टेमैटिक रिस्क, उसके बारे में पढ़ ले, तो अगला क्लास में फिर लेके आपके लिए रेडी रहूंगा। पिछले क्लास में मैंने आपको जो कल हमने वीडियो अपलोड किया था वो था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो उस वीडियो में सब कुछ ठीक है, सिर्फ ये क्या कहते हैं, इसमें कंप्यूटराइज है, उसमें मैनुअल था। मैनुअल के पीछे रीजन है कि जो टाइपिंग करने वाले भैया कभी कभी वो भी तो छुट्टी मार देते हैं ना, तो वीडियो बनाना जरूरी था, हमने मैनुअल वाला आंसर दे दिया था। उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे असेसमेंट ईयर पे मैंने चर्चा किया है। तो असेसमेंट ईयर चूंकि वो मैनुअल था, हाथ से लिखा हुआ था, तो उसमें 21-22 है मेरे। तो अब जो असेसमेंट ईयर होगा वो क्या होगा, 22 और 23, बस उसको ठीक कर लेंगे, बाकी वीडियो में कोई शिकायत नहीं है। तो मुझे विश्वास है प्रत्येक दिन रात के 9 बजे 1 से 2 वीडियो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट।